राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे मूर्ख की लुगाई लगे बड़ों की भौजाई कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक मकईपुर नाम का गांव था, जहां पर लोढ़ा नाम का एक लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसके पिता नहीं थे और ना ही कोई भाई या बहन था। वह अपनी माँ का इकलौता बेटा था। घर में कोई कमाने वाला भी नहीं था। अब उसकी माँ ही थी जो कुछ कमाती वही कमाती। ऐसा नहीं था कि उसके पास जगह जमीन खेती बाड़ी नहीं थी। उसके पास काफी जगह जमीन थी, घर भी ठीक ठाक था, बाग बगीचे भी थे, परंतु कोई खेती बाड़ी करने वाला नहीं था। कारण था कि लोढ़ा के पिताजी लोढ़ा के बचपन में ही गुजर गए थे। माँ के कंधे पर बेटे की जिम्मेदारी थी। माँ ने जैसे तैसे करके लोढ़ा को पाल पोस कर बड़ा कर दिया, मगर वह मंदबुद्धि निकला था। माँ के कहे कोई भी काम नहीं करता था। जो कुछ करता उल्टा पुल्टा कर देता। उससे फायदे के बदले नुकसान ही हो जाता था। बूढ़ी माँ बहुत चिंता में पड़ गई थी कि इसका तो विवाह भी नहीं हो पाएगा, मेरा तो कुल ही नष्ट हो जाएगा। मेरे पास बहुत जगह जमीन, बहुत बड़ा बाग बगीचा है, यह सब गांव का चौधरी हड़प लेगा। गांव का चौधरी तेलू बाबा बहुत ही जो बदमाश आदमी था। वह गांव का जो स्थायी सरपंच भी था। तेलू बाबा कोई बहुत बूढ़ा आदमी नहीं था, वह सिर्फ 50 वर्ष का था। बाबा उसकी खानदानी पदवी थी। उसके घर जन्म लेने वाले बच्चे के नाम के बाद अपने आप बाबा लग जाता था। तेलू की नज़र उस बुढ़िया की जमीन पर लग गई थी। उसने सोच लिया था किसी भी हाल में लोढ़ा का विवाह नहीं होने देना है। उसे डर था कि समाज में ऐसे भी लोग रहते हैं जो बेटी का विवाह करते वक्त लड़के पर विशेष ध्यान नहीं देते कि चतुर है या मंदबुद्धि, चंचल है या आलसी, मांसाहारी है या शाकाहारी, नशेड़ी है या बिना नशे वाला। वह तो बस यही ध्यान देते हैं लड़के के घर कितना बड़ा है, जगह जमीन कितनी है, बाग बगीचा है या नहीं, पशुधन है या नहीं, परिवार में इकलौता तो है ना। अकेला होने से बेटी डायरेक्ट मालकिन बन जाएगी। वैसे भी समाज में विवाहित लड़के की हालत उस बेवकूफ शेख की तरह हो जाती है जो अपने नौकर की नौकरी करना स्वेच्छा से स्वीकार कर लेता है और नेक नौकर शेख बनकर बैठ जाता है। यही बात तेलू बाबा सोचता। बुढ़िया भी जानती थी कि मेरे बेटे के विवाह के मार्ग का कांटा तेलू बाबा है। वह कभी नहीं चाहेगा कि मेरे बेटे का विवाह हो। किसी भी भले चंगे के विवाह में भी वह बाधा बनना तेलू बाबा का खानदानी पेशा है। उसके बाप दादा भी तो यही करते आए थे। बुढ़िया ने सोचा कि मेरे बेटे का विवाह सिर्फ एक आदमी करा सकता है और वह है नथुनी नाऊ। नथुनी नाऊ की माँ मेरे गांव की थी और मेरी प्रिय सहेली थी। मेरे साथ ही वह इसी गांव में ब्याही गई थी, मगर नथुनी के जन्म देने के बाद ही वह भगवान को प्यारी हो गई थी। नथुनी मुझे माँ की तरह ही मानता है। जब मिलता है तो मौसी कहना नहीं भूलता। बहुत अपनेपन से मौसी कहता है। बचपन में भी जब कभी उदास होता था तो मेरे पास ही चला आता था। कई दिन तक वह मेरे घर पर रह लेता था। अब बड़ा हो गया है, बीवी बच्चों की जिम्मेदारी आ गई है तो कम ही आता है, मगर आज भी वह मुझे भूला नहीं है। बुढ़िया ने एक दिन नथुनी नाऊ को अपने घर बुलवाया और बोली, बेटा तुम अपनी मौसी को तो भूल ही गए हो। भूले से भी इधर नहीं आते हो बेटा। अब तुम्हारा भूलना भी ठीक ही है, मौसी को भला कौन याद रखता है। नथुनी बोला, मौसी तुम यह क्या कह रही हो, मैं तुम्हें कभी भूल सकता हूँ क्या। अरे क्या करूँ मौसी, घर में तुम्हारी बहू है जो चैन से बैठने नहीं देती है। मेरे दिन तो नून तेल लकड़ी जुटाने में ही गुजर जाते हैं। अब वह बचपन के दिन कहाँ रहे। भूल गया राग रंग, भूल गई चाकरी, 3 चीज नहीं भूला, नून तेल लाकड़ी। मगर मौसी तुम मेरे ख्यालों में हमेशा रहती हो, तेरे सिवा दूसरा कौन है मेरा।
जो माँ की तरह प्यार दे सके। अब बताओ तुमने मुझे क्यों याद किया है? तब बुढ़िया ने बताया, बेटा तू तो जानता है लोढ़ा सचमुच लोढ़ा है। मेरे पास इतनी सारी जमीन है, बाग बगीचे हैं, पर होते हुए भी उसका विवाह नहीं होने वाला है। कोई विवाह के लिए गलती से भी आ गया तो तेलू मेरे घर की तरफ नजर गड़ाए रहता है। उससे भी बढ़ चढ़कर उसका चमचा झिंगुर है, जो घूम घूम कर दिन में पूरे गांव की खबर लेता है। किसी का बुरा होता है तो दोनों बहुत खुश हो लेते हैं। खाते वक्त तो दो को ज्यादा ही खा लेते हैं, मगर किसी का भला हो रहा हो तो इनकी तो नानी मर जाती है। उस दिन तो इनके गले से नीचे जो नहीं उतरता है। अब तुम ही एक सहारा हो बेटा, तुम सबसे चतुर चालाक भी हो। तुम कई गांवों में आते जाते रहते हो, घर के अंदर तक पहुँच है तुम्हारी। तुम चाहो तो लोढ़ा क्या ओखल मूसली से ये भी विवाह करा सकते हो। नथुनी बोला, मौसी लोढ़ा का विवाह कोई आसान काम नहीं है, मगर तुम मेरी मौसी हो तो इसके लिए मुझे जी जान से लगना पड़ेगा। 1-2 हफ्ते के लिए मैं घर में भोजन सामग्री जुटा लेता हूँ और फिर काम में लग जाता हूँ। बुढ़िया बोली, बेटा मैं खुद ही तुम्हें 1 महीने का भोजन का बंदोबस्त कर देती हूँ। मेरे पास चांदी के पुराने सिक्के हैं, 30 सिक्के अभी दे देती हूँ। विवाह के बाद इतना और दे दूंगी, तू जिंदगी भर मौसी को याद रखेगा। नथुनी नाई भी अपने घर लौट गया और गोपनीय तरीके से लोढ़ा के विवाह के लिए लग गया। उसका परिचय बहुत दूर दूर गांवों तक था। एक था चिरप, जहां एक वृद्ध दंपत्ति अपनी एक विधवा पुत्री के साथ रहा करते थे। उनकी पुत्री का गौना होने से पहले ही वह विधवा हो गई थी। अब विधवा से दूसरा कौन विवाह करे? पुराने जमाने में विधवा का जीवन नरक के समान हो जाता था। वह किसी भी खुशी में शरीक नहीं हो सकती थी, पर्व त्योहार नहीं मना सकती थी, वह खुलकर हंस भी नहीं सकती थी। उससे घर के काम तो लोग हाड़ तोड़कर करा लेते थे, मगर उसके बाद ताने देना नहीं भूलते थे। पति को खा गई है। नथुनी उस लड़की को जानता था। वह सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही चतुर थी, मगर किस्मत ने उसके साथ बहुत क्रूर खेल खेला था। तो हम भी ठान लेते हैं कि उसकी किस्मत बदल कर रहेंगे। हम उसका विवाह लोढ़ा से करा देते हैं। मौसी से नहीं बताएंगे कि लड़की विधवा है, वरना वह तैयार नहीं होगी। अब समस्या यह है कि लड़की के माता पिता को तैयार करना। वह भी समाज के दबाव में विधवा बेटी का विवाह नहीं करना चाहेंगे। हमारा समाज स्त्रियों के प्रति कितना क्रूर है। जब विवाह करना हो तो उसकी जात देखता है, गोत्र देखता है, उसका खानदान देखता है, लड़की का चरित्र देखता है, कैसी है, कहीं विधवा विग्रह तो नहीं है। मगर जब कहीं कोई स्त्री अकेली मिल जाती है तो पुरुष उससे जायदाती करने से भी नहीं चूकता। उस वक्त नहीं पूछता तुम्हारी जात क्या है, तुम कहीं विधवा तो नहीं हो। यह सब बातें सोचकर नथुनी नाई की आंखें भर आईं। उसे लगा कि वह विधवा लड़की और कोई नहीं, उसकी सगी बहन है। हम उसे किसी भी हाल में दुखी नहीं देख सकते। अगर लोढ़ा का विवाह करा देते हैं तो रानी की तरह राज करेगी। मौसी की 100 बीघा जमीन और 10 बीघा में बगीचा कोई कम नहीं होते हैं। एक दुखियारी लड़की का विवाह करा देना एक यज्ञ कराने से कम नहीं होता है। नथुनी नाऊ पहुंच गया लड़की के माँ बाप के पास और लड़की के विवाह का प्रस्ताव रख दिया कि मैं इस लड़की का विवाह अच्छे घर में करा देता हूँ। यह सुनकर लड़की के माँ बाप पहले तो बहुत खुश हुए, परंतु अगले ही पल उदास हो गए और बोले, बेटा यह नहीं हो सकता। तुम जानते नहीं लड़की विधवा है, इसका पुनर्विवाह नहीं हो सकता। अगर हमने लड़की का विवाह कर दिया तो मुझे गांव के लोग जीने नहीं देंगे। नथुनी नाई कोई मूर्ख नहीं था, वह सब नियम कानून जानता था। वह बूढ़े से बोला, काका आप बिल्कुल भूले हो। अरे समाज के डर से बेटी का गला घोट देंगे। मैं तुम्हें कहाँ कह रहा हूँ कि ढोल नगाड़ा बजाकर बेटी का विवाह करो। तुम चुपचाप बेटी को विदा कर देना और कोई लड़की के विषय में पूछे तो बोल देना जिसकी बहू थी वह ले गए। मैं दूसरे की बहू को अपने पास कैसे रख सकता था? 1-2 दिन ही कोई पूछेगा। सभी को पता है कि बहू को यदि उसके सास ससुर चाहें तो अपने पास अपनी सेवा के लिए रख सकते हैं। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा काका।
तुम्हें अपनी बेटी की भलाई के लिए एक छोटा सा झूठ बोलना ही पड़ेगा। लड़की के माता पिता को भी लगा कि नथुनी ठीक कह रहा है। हम आखिर कितना दिन बेटी को इस तरह साथ रख सकते हैं? कल को जब हम नहीं रहेंगे तो बेटी का क्या होगा? हम जीते जी ही बेटी का उद्धार कर देते हैं। वे नथुनी से बोले, बेटा हम तैयार हैं, परंतु तुम भी बहुत गोपनीय ढंग से इसका विवाह कराना, किसी को कानो कान खबर न लगे। नथुनी बोला, काका तुम चिंता मत करो, सब बातें मुझ पर छोड़ दो। अरे आपकी बेटी मेरी भी तो कुछ लगती है, यह मेरी छोटी बहन है, मैं भला बहन को संकट में कैसे डाल सकता हूँ। बूढ़ा बूढ़ी से इजाजत लेकर नथुनी मौसी के पास लौट आया और बताया, मौसी हमने लोढ़ा के लिए एक लड़की देखी है, तुम विवाह के लिए तैयार हो जाओ। बुढ़िया को तो जैसे मानो मुँह मांगी मुराद मिल गई, उसका तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बोली, बेटा नथुनी तुम एक काम कर दो, बेटे के विवाह के लिए ढोल नगाड़े वाले को तय करके शुभ काम में मंगल गीत और बाजे तो बजने ही चाहिए। नथुनी बोला, मौसी तू इतना खुश मत हो, तू नहीं जानती लोढ़ा का विवाह आसान नहीं है। तेलू और झिंगुरू जो जान गए तो लोढ़ा का विवाह कभी नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हारे लिए बहू ला दूंगा, तुम फिर अपने घर में रोज मंगल करती रहना, तुम्हें कौन रोक पाएगा। बहू एक बार लोढ़ा की पत्नी बन गई तो बन गई, कोई कुछ नहीं बिगाड़ लेगा, परंतु विवाह से पहले मैं जो कहता हूँ उसी तरह कर। बुढ़िया बोली, बेटा तू तो चतुर चालाक है, जैसा उचित समझे वही कर। नथुनी बोला, मौसी लोढ़ा की बहू को लाने हमारे साथ जाएगा, मगर ध्यान रहे यह वहाँ भी लोढ़ा गिरी ना दिखा दे, उल्टा सीधा कुछ ना कर दिया तो फिर विवाह से वंचित रह जाएगा। वहाँ इसे चुप रहना है, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। नथुनी दूसरे दिन ही लोढ़ा को लेकर चल पड़ा। नथुनी ने समझाया कि तुम अपना गधे जैसा मुंह बंद रखना, जरा सी बात पर ही हैको मत करने लगना, वरना तुम्हें पत्नी तो मिलेगी नहीं, ऊपर से जूते पड़ जाएंगे। लोढ़ा उतना भी बड़ा बेवकूफ नहीं था, बस मूंडी था, जो मन में आ जाए वही करता था, किसी की कुछ नहीं सुनता था। मगर जब विवाह की बात थी तो उसकी समझ में आ गया कि जरा सी गलती उसे कुंवारा रख सकती है। शादी का लड्डू कौन नहीं खाना चाहता। वह नथुनी की बात एक वफादार नौकर की तरह मान रहा था। दोनों पहुंच गए उस लड़की के घर। जब पहुंचे तो काफी रात हो चुकी थी। लड़की और उसके माता पिता ने पहले से ही अच्छा भोजन बनाकर तैयार रखा था। पहुंचते ही खूब सेवा सत्कार किया गया। उन्हें लड़के के विषय में जानने की ज्यादा जरूरत नहीं थी कि तेज है या मंदबुद्धि, उन्हें तो बेटी के लिए एक अच्छा आश्रय चाहिए था, सो मिल भी गया। दूसरे ही दिन भोर में ही लड़की विदा कराकर गांव आ गए। सुंदर सी बहू देखकर बुढ़िया बहुत खुश हुई। उसने तुरंत अपने घर में छिपाकर रखे सोने चांदी के गहनों से बहू को लाद दिया। बुढ़िया ने नथुनी को 5 बीघा जमीन उपहार में दे दिया, जो ठीक नथुनी के घर के सामने ही थी। नथुनी भी बहुत खुश हुआ, उसे तो जिंदगी भर के लिए बहुत बड़ा सहारा मिल गया था। इतना बड़ी मदद तो सिर्फ मौसी ही कर सकती थी। नथुनी जाते जाते बहू से बोला, बहू जब कोई जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। नथुनी नाई तो चला गया। उधर बुढ़िया ने बेटे का विवाह पंडित बुलाकर घर में ही संपन्न करा दिया। उधर जब तेलू बाबा को पता लगा कि लोढ़ा का विवाह रातों रात हो गया है तो उसके कलेजे पर सांप लौट आया और कहने लगा कि बुढ़िया की जगह जमीन बाग बगीचे हड़पना चाहता। कहाँ, अब उसे 1 बीघा जमीन भी हाथ नहीं आने वाली है। वह अपने चेला झिंगुर को बुलवाया और कहा कि ससुरे कहाँ मर जाते हो, गांव में अनर्थ हो गया है। मूर्ख और पागल भी चतुर बहू लेकर गांव में आने लगे हैं। इस तरह होता रहा तो कल हमारे बेटे बेटियों को तो कोई पूछेगा ही नहीं। झिंगुर बोला, सरकार चिंता काहे को करते हो, आपके तो 10 उंगली घी में है। अरे मूर्ख की स्त्री तो सारे गांव की भौजाई होती है, और आप तो ऐसे भी चतुर चालाक हो। मिट्टी का घड़ा कितने दिन पानी से वह बैर करेगा। घड़ा और पानी का रिश्ता ही चोली दामन का है। आप जैसा चाहेंगे वैसे लोढ़ा की लुगाई को बस में कर लेंगे। तेलू बोला, अरे मूर्ख, किसी को बस में करना इतना आसान नहीं होता, उसकी कमजोरी जाननी पड़ती है। उसकी कमजोरी के सहारे आदमी अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। तुम पता करो कि वह कहाँ की है, किस प्रकार उसकी रातों रात शादी हुई है। सच जब तक पता नहीं चल जाता
हम उसके तरफ हाथ नहीं बढ़ा सकते। झिंगुर बोला, चौधरी साहब तुम इसकी चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं 1-2 हफ्ते में खबर लेता हूँ। उधर बुढ़िया को भी चिंता खाए जा रही थी। आज नहीं तो कल पानी लाने बहू को तेलू के कुएं पर जाना पड़ेगा। गांव में बस एक ही कुआं है। मेरी तो हैसियत भी थी कुआं खुदवा लेने की, मगर मैंने गलती कर दी। अब कुआं खुदवाने का काम भी लगाती हूँ तो 1 महीने से ज्यादा लग जाएगा। बुढ़िया ने सोच लिया कि पानी तो मैं ही कुएं से लाऊंगी, बहू को घर से निकलने ही नहीं दूंगी। उधर कुआं खुदवाने में काम लगा देती हूँ। जब कुआं तैयार हो जाएगा तो बहू अपने कुएं से पानी भर लिया करेगी। जब सास घड़ा उठाकर पानी लेने चली तो बहू ने रोक लिया कि नहीं माँ जी, मेरे रहते आप पानी लाने कैसे जाओगी? पानी तो मैं ही लाऊंगी। सास बोली, नहीं बहू, तुम 1 महीने तक पानी लाने नहीं जाओगी, जब तक तो कुआं भी खुद जाएगा। बहू बोली, माँ जी आप चिंता मत करो, मुझे पानी लाने दो। आप इसलिए डर रही हैं कि मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, तो मेरा कुछ भी बुरा नहीं होगा। मैं हर परिस्थिति से निपट सकती हूँ, मुझ पर भरोसा रखो। और बहू ने घड़ा उठाई और पानी को चली गई। कुएं पर पहले से चौधरी आंखें गड़ाए बैठा था। वह उसे देखते ही बोला, आओ आओ भाभी, आओ, तुम्हारा स्वागत है हमारे कुएं पर। कहो तो पानी मैं खुद खींच कर जो भर देता हूँ। बहू घूंघट में थी, उसने कुछ नहीं बोली, मगर घूंघट में से ही देख ली थी कि यह आदमी मेरी पिता के उम्र के बराबर है। उसकी भाभी तो मैं कहीं से भी नहीं लग सकती। स्पष्ट है कि बदमाश है। माँ जी इसलिए मुझे पानी लाने से मना कर रही थी, परंतु कितना दिन छिपकर मैं घर में बैठी रहूंगी? ऐसे बदमाशों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। वह वहां कुछ नहीं बोली और चुपचाप घर लौट आई। उसने यह बात अपनी सासू माँ को भी नहीं बताई, मगर उसके अंदर एक चिंगारी सुलग चुकी थी। वह अंदर ही अंदर जल रही थी। इधर झिंगुर यह पता लगाने की फिराक में था कि कैसे भी पता चल जाए कि स्त्री कहाँ की है और कहाँ से कैसे यहाँ तक पहुँच गई है। उसके विवाह के बीच में किसने किया है, कौन बिचौलिया था? उसकी शंका की सुई अब नथुनी नाई पर थी कि नाई है, शायद वही कोई जुगाड़ लगाया है। नथुनी से पूछा कि क्या तुम लोढ़ा के विवाह के विषय में कुछ जानते हो? तो चतुर नाई बोला, नहीं मालिक, मुझे तो इस बारे में कोई खबर नहीं है, मुझे तो आपके मुख से पता चला है। उधर 3 दिन बाद ही झिंगुर पता लगाकर आ गया कि यह लड़की एक विधवा है, मगर इसके विवाह का राज खुद इसकी सास को भी पता नहीं है। बस क्या था, झिंगुर और तेलू को उसके ब्लैकमेल करने का बहुत सुनहरा मौका मिल गया, मगर अकेले में मिलने का मौका नहीं मिल रहा था। मगर एक दिन मौका मिल ही गया। वह रोज तो कई पड़ोसिनों के साथ जाती थी, परंतु आज वह तालाब से स्नान करके अकेले घर लौट रही थी। तब तेलू के लिए ऐसा सुनहरा मौका नहीं मिलने वाला था। वह तुरंत उसके पास गया और बोला, कहो भाभी कैसी हो? बहू भी उसी भाषा में उसने जवाब दिया कि ठीक हूँ देवर जी, आप अपना कहिए। इतना सुन तेलू का रोम रोम हिल गया। उसे लगा मैं झूठे घबरा रहा था, यह तो बिल्कुल मेरे अनुकूल है। वह बोला, भाभी तुम 100 चूहे खाकर हज को चली हो। बहू बोली, आपकी बात का क्या मतलब है? तेलू बोला, तुम खुद जानती हो कि एक विधवा हो तुम, और यह बात तुम्हारी सास नहीं जानती। बेचारी का की धार्मिक प्रवृत्ति की है, जान गई तो चूल पकड़कर घर से बाहर कर देगी। बहू डर गई कि सचमुच मैं मुश्किल में फंस सकती हूँ, तो वह बोली, तुम असली जगह पर आओ, बोलो मुझसे क्या चाहते हो? तेलू बोला, ज्यादा कुछ नहीं, बस कभी कभार मेरी भी सेवा कर दिया करो। बहू बोली, बस इतनी सी बात? अरे आज रात में ही सेवा कर देती हूँ, तुम आधी रात में मेरी गौशाला में आ जाना। हाँ, इस बात की खबर किसी से मत करना, वरना मेरी बदनामी हो जाएगी। तेलू इतना खुश हुआ कि उतना खुशी उसे अपनी नई नवेली पत्नी के आने पर भी नहीं हुई थी। जमाने गुजर गए, मगर ऐसे बोल उसे कभी सुनने को नहीं मिले थे। उसे तो अब एक एक पल बिताना 1-1 बरस के बराबर लग रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने दिन बिताया। उधर बहू ने उसे इशारा तो दे दिया, मगर उससे किस तरह निपटना है इस पर वह विचार करने लगी। वह गौशाला में एक
घड़ा ईंट पत्थर भरकर रस्सी से बांधकर लटकाया कर आ गई, मगर रस्सी का छोर बाहर एक खुंटे से बांध दी। रात में ठीक उसके नीचे चारपाई बिछा दी। आधी रात में वह तेलू के आने का इंतजार बेसब्री से करने लगी। आधी रात में पैर दबाता हुआ तेलू आया। उससे पहले ही वह बोली, देवर जी आप तो हद करते हो, इंतजार की भी कोई सीमा होती है। मेरी तो आंखें भी पथरा गई। जल्दी यहाँ चारपाई पर बैठो, मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ। गलती से दरवाजा बंद करना भूल गई हूँ, माँ जी आ गई तो गजब हो जाएगा। तेलू बोला, अरे नहीं, जल्दी से बंद करके आओ। बहू बाहर निकली और खुंटे से रस्सी खोल दी। घड़ा ऊपर से सीधे तेलू के सिर पर आ गिरा और उसकी खोपड़ी लहूलुहान हो गई। किसी तरह गिरता पड़ता वह वहां से भागा। उसे यह भी खबर नहीं हुई यह कार्य उस स्त्री ने किया है। उसे लगा कि लोढ़ा ने जो हमला कर दिया, भागकर घर में छुप गया। मगर जब दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो चिल्लाने लगा कि बचाओ बचाओ, मुझे चोर मार रहे हैं। लोग दौड़ कर आए और पत्नी भी उसकी दौड़ कर आई, मगर वहाँ का माहौल चोरी जैसा कुछ भी नहीं था। चोर आएगा तो सामान चुराएगा, चौधरी को मारेगा क्यों? मगर चौधरी कहीं बदनामी ना हो जाए और बदमाशी के कारण पिट गया है तो पत्नी से जो कभी पति के राज नहीं छुपते वह जानती थी चौधरी बदमाश है। वह पति से बोली, पेट भर गया आज की करते करते, नहीं सुधरोगे तो एक दिन जान भी चली जाएगी। तेलू लाज के मारे घर से नहीं निकल रहा था। उधर झिंगुर से भी रहा नहीं गया। वह सोचने लगा कि बहती गंगा में वह भी जल्दी से डुबकी लगा लेना चाहता था। एक दिन अकेली बहू से मन की बात कह ही दिया कि मैं अभी भी पता लगा कर आया हूँ कि तुम विधवा हो। अगर राज सबसे छुपा रहने देना चाहती हो तो मुझे खुश कर दो। बहू बोली, अरे यह बात किसी से कहने की है क्या? जरूरत नहीं है, मैं खुद तैयार हूँ। आज रात गांव के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे आ जाना, तुम्हें इतना खुश कर दूंगी जिंदगी भर याद रखोगे। झिंगुर उसकी बात का अर्थ ठीक से समझ नहीं पाया। उसके मन में तो मोतीचूर के लड्डू फूट रहे थे। वह रात होने का इंतजार करने लगा। उसे आज दिन बहुत बड़ा लग रहा था, बिताए नहीं बीत रहा था। उधर वह अपने पति को भेजकर नथुनी नाई को बुलवाई और बोली, तुम मेरे जो भाई साहब हो, तुमने खुद मेरे माता पिता के सामने मुझे स्वीकार किया है। अब आज बहन पर संकट आन पड़ा है, तुम्हें आज मेरी मदद करनी है। नथुनी बोला, तुम्हें बहन माना ही नहीं बल्कि तुम मेरी बहन हो। तुम आदेश करो मुझे क्या करना है, जरूरत पड़ी तो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। बहू बोली, तुम आज रात को एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा लेकर बरगद के पेड़ पर चढ़ जाना। आधी रात के आसपास झिंगुर पेड़ के पास आएगा, तुम्हें निशाना लगाना है, लगाकर पत्थर उसके सिर पर गिरा देना। जाहिर है ऐसा करने से उसका सिर फूट जाएगा, मगर उसकी चिंता तुम मत करना, क्योंकि जब तक उसके सिर से गंदा खून बाहर नहीं निकलेगा तब तक मेरे विषय में उल्टा सीधा सोचता रहेगा। मगर एक बार खून बाहर आ गया तो वह सुधर जाएगा। सुबह में एक काम और कर दो कि एक अफवाह फैला दो कि लोढ़ा की पत्नी के सिर पर एक जिन सवार है। जो भी उसका बुरा सोचता है जिन उसका सिर फोड़ देता है। 2 बार ऐसा किया है, मगर तीसरी बार जिन जिस किसी को माफ नहीं करते हैं, कुनबा का कुनबा साफ कर देते हैं। नथुनी ने कहा कि ठीक है बहन, और वही किया जो बहू ने बताया। आधी रात में नथुनी बरगद पर चढ़कर बैठ गया। झिंगुर काम से पीड़ित हो उस पेड़ के पास आया तो उसने निशाना लगाकर पत्थर गिरा दिया। झिंगुर वहां से जान बचाकर भागा। पत्थर लगने से खोपड़ी लहूलुहान हो चुकी थी। किसी तरह छुप छुपाकर इलाज करा रहा था। दूसरे दिन नथुनी गांव में यह खबर फैला दी उसने कि लोढ़ा के सिर की पत्नी के सिर पर एक जिन सवार रहता है। उसका जो भी बुरा सोचता है उसका सिर फोड़ देता है। 2 बार ऐसा कर चुका है, मगर जिनका नियम है कि 2 बार ही माफ करता है, उसके बाद तो कुनबा का कुनबा साफ कर देता है। सुबह में जब यह बात तेलू की पत्नी ने सुनी तो वह समझ गई चौधरी और झिंगुर उसके साथ गलत सोच रखते हैं, इसलिए जिन ने सिर फोड़ दिया है। अब इन बदमाशों के साथ हमें नहीं मरना है, इसलिए उन्हें घर में बंद करके रखो। दोनों की जो पत्नियों ने अपने पतियों को घर में कैद कर दिया। गांव में जिसने भी सुना कि लोढ़ा की पत्नी के ऊपर जिन्न है तो उन्हें अपने सही रिश्ते की याद आ गई कि बीवी चाहे बुड़बक हो
या चालाक की हो, वह पूरे गांव की भाभी नहीं होती, बल्कि रिश्ते में जो लगती है वही होती है। लोढ़ा की पत्नी की तरफ से फिर किसी ने आंख उठाकर भी उसे नहीं देखा। दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहूंगी, स्त्री को डरकर नहीं बल्कि डटकर रहना चाहिए, तभी तेलू जैसे लोग सुधरेंगे, फिर कभी किसी स्त्री को गंदी नजर से नहीं देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।